अधिकारों के उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत की आलोचना में नेक्स्ट है, अधिकार के पीछे शक्ति का होना अनिवार्य है। अधिकार के पीछे किसी ऐसी कानूनी शक्ति का होना बहुत जरूरी है कि यदि किसी व्यक्ति के अधिकार छीन लिए जाते हैं तो छीनने वाले को कानूनी आधार पर दंड दिया जा सके और इस तरह से अधिकारों को व्यवहारिक रूप से सबके उपभोग के लायक बनाया जा सके। किसी भी व्यक्ति के अधिकार यदि छीन लिए जाते हैं तो एक कानूनी व्यवस्था हो जो उस व्यक्ति के अधिकार उसको वापस दिलाए। लेकिन जो प्राकृतिक अधिकारों की बात कही गई है, इनके पीछे ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। इसके अलावा प्राकृतिक अवस्था में जो प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या का अधिकार है वो हर व्यक्ति को था। हर व्यक्ति अपनी शक्ति के आधार पर अपने अधिकारों का व्याख्याकार था। और शक्ति कौन सी? शारीरिक शक्ति की बात यहाँ की जा रही है। तो शारीरिक शक्ति पर आधारित ऐसे अधिकारों को सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वही स्थिति है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। नेक्स्ट है, अधिकारों के स्थायी रूप निश्चित नहीं किए जा सकते। लॉक ने जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता के जो 3 प्राकृतिक अधिकार माने हैं उनको सदैव के लिए स्थायी रूप से व्यक्तियों के लिए निश्चित कर दिया, जबकि वास्तव में अधिकार कोई अपरिवर्तनशील और हमेशा एक जैसी रहने वाली सुविधा नहीं है। यदि संपत्ति के अधिकार की हम बात करें, संपत्ति का अधिकार किसी एक देश के लिए अनिवार्य है तो हो सकता है उसी अधिकार को कोई दूसरा देश इतना जरूरी ना समझे। और इसी प्रकार जो अधिकार वर्तमान समय में हमारे लिए जरूरी समझे जा रहे हैं, व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक माने जा रहे हैं, हो सकता है भविष्य में इन अधिकारों का इतना महत्व ना रहे, हमें इनके अलावा कुछ और अधिकारों की जरूरत हो। तो ऐसे में अधिकारों की सूची को हमेशा के लिए निश्चित रूप में स्थायी रूप से एक सूची तैयार करके आने वाली पीढ़ियों पर भी उनको थोपना, ये अपने आप में सही नहीं है। नेक्स्ट है इसमें व्यापारिक पूंजीवादी श्रेणी का सिद्धांत। उदारवाद का प्रारंभ 16वीं शताब्दी में जो पूंजीवाद विकसित हो रहा था उस विचारधारा के रूप में हुआ। उदारवादी विचारकों ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप के सिद्धांत पर बल दिया और पूंजीवाद को असीमित विकास करने का अवसर दिया। व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर उदारवादियों ने राज्य के क्षेत्र को सीमित कर दिया, राज्य के कार्य सीमित कर दिए। राज्य केवल 3 कार्य कर सकता था: जीवन और संपत्ति की रक्षा, बाह्य आक्रमण से सुरक्षा और आंतरिक शांति की स्थापना। और पूंजीवाद के विकास को उचित बताने के लिए ही ये जो उदारवादी विचारधारा थी ये प्रस्तुत की गई थी। और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत भी इसी विचारधारा का ही एक हिस्सा था। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को विशेष स्थान दिया और प्राकृतिक अधिकारों की सूची में इस अधिकार को शामिल करने का सीधा सा अर्थ यही है कि उस समय जो पूंजीवादी प्रणाली विकसित हो रही थी उसको प्रोत्साहित करना था। यदि संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना जाए तो फिर असंख्य जो संपत्तिहीन व्यक्ति हैं उनके लिए इस अधिकार के प्राकृतिक होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रह जाता। और वास्तव में जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है ये शास्त्रीय उदारवाद का एक ऐसा भाग था जिसके द्वारा सभी व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की बात नहीं की गई, बल्कि संपत्तिशाली या पूंजीवादी श्रेणी की स्वतंत्रता और अधिकारों पर ही बल इसमें दिया गया था। नेक्स्ट है इसमें असामाजिक और अराजनीतिक व्यक्ति का सिद्धांत। जो राजनीति विज्ञान के पितामह हैं अरस्तु, उन्होंने कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और उनके विचारानुसार जो व्यक्ति है वो स्वाभाविक रूप से सामाजिक भी है और राजनीतिक जीव भी है। समाज में, राज्य में रहना उसके लिए स्वाभाविक है। लेकिन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत ने इस सच्चाई का खंडन किया, क्योंकि ये सिद्धांत व्यक्तियों की उस धारणा से आरंभ होता है जो व्यक्ति असामाजिक, राजनीतिक, माने समाज भी नहीं था, राज्य भी नहीं था, उस समय भी व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहते थे। और इस सिद्धांत का ये जो तथ्य है कि जो व्यक्ति थे
असामाजिक भी थे, अराजनीतिक भी थे, तब भी वो इकट्ठे रहते थे और कोई नियम कानून नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, और उस समय भी उनके पास अधिकार थे। तो ये जो सिद्धांत है, इसका ये तथ्य मानने वाला नहीं है, मानने योग्य नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक जीव है। समाज में रहना उसके लिए स्वाभाविक है। समाज में रहने वाले सामाजिक जीव को ही अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। समाज से बाहर, राज्य से बाहर अधिकारों का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। और उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत असामाजिक और अराजनीतिक व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत है, जो कि मानव स्वभाव की जो प्रवृत्ति है उसके बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट है इसमें समकालीन उदारवादियों द्वारा खंडन। उदारवाद के दो रूप हैं, एक है शास्त्रीय उदारवाद और दूसरा है समकालीन उदारवाद। जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है, ये शास्त्रीय उदारवादियों की देन है। बाद में जो उदारवादी विचारधारा में परिवर्तन आए, उदारवाद के स्वरूप में परिवर्तन आए, 19वीं शताब्दी में शास्त्रीय उदारवाद का जो स्थान था वो समकालीन उदारवाद ने ले लिया। और J.S. मिल, T.H. ग्रीन, लास्की, ये जो चिंतक हैं, ये समकालीन उदारवाद के समर्थक विद्वान हैं। और इन समकालीन उदारवाद के जो समर्थक विद्वान हैं, इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और ये माना कि ये अधिकार प्रकृति की देन नहीं है। इन अधिकारों को इस आधार पर प्राकृतिक अवश्य माना जा सकता है कि ये अधिकार व्यक्ति के सर्वोत्तम विकास के लिए अनिवार्य हैं। अब यदि विचारकों ने उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत की इतनी ही अधिक आलोचना की है, तो फिर इसका महत्व क्या है? राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? इसका कुछ महत्व भी है। महत्व ये है कि यदि प्राकृतिक अधिकारों का ये अर्थ लिया जाए कि ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, तो इस सिद्धांत का महत्व स्पष्ट हो जाता है। वास्तव में आधुनिक युग में प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ इसी रूप से ही लिया जाता है, इसी अर्थ में ही लिया जाता है। इन अधिकारों को आवश्यक समझते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को जो मानवीय अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें इन प्राकृतिक अधिकारों के विचार को दर्शाया था। इसके अलावा प्राकृतिक अधिकारों के विचार ने अमेरिका के 1776 के स्वतंत्रता संग्राम और 1789 की फ्रांस की क्रांति को भी काफ़ी हद तक प्रभावित किया था। नेक्स्ट है इसमें अधिकारों का मार्क्सवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने विश्व को एक महान विचारधारा दी, जिसे साम्यवादी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने अधिकारों के संदर्भ में कोई अलग से सिद्धांत नहीं दिया, लेकिन कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी राज्यों द्वारा जो अधिकार दिए गए नागरिकों को, उनकी बहुत अधिक आलोचना की। और ऐसी आलोचना में साम्यवादी सिद्धांत के संदर्भ में व्यक्त किए गए जो असंख्य विचार हैं, उन्हीं में ही अधिकारों के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत की कुछ विशेषताएं मिलती हैं, जिसमें से कुछ एक विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट है इसमें अधिकारों की बुर्जुआ धारणा। यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में उदारवादी व्यक्तिवादी सिद्धांत बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ था। हालांकि ये अवधारणा 16वीं शताब्दी में धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वेच्छाचारिता की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुई थी, क्योंकि 16वीं शताब्दी में धार्मिक क्षेत्र में चर्च का आधिपत्य था, तानाशाही थी। आर्थिक क्षेत्र में बड़े बड़े सामंत, उनकी तानाशाही थी, और राजनीतिक क्षेत्र में राजतंत्र, राजा की तानाशाही थी। इन तीनों के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में ये विचारधारा अस्तित्व में आई थी। ये विचारधारा उस समय उदय हुई जब पूंजीवादी वर्ग की विचारधारा भी साथ साथ उदय हो रही थी, और इस विचारधारा के चिंतकों ने व्यक्ति की स्वतंत्रता के अलावा व्यक्ति की संपत्ति के अधिकार पर ज़्यादा बल दिया। ये उदारवादी व्यक्तिवादी विचारधारा पूंजीवादी प्रणाली को स्थापित करने में सहायता कर रही थी।
अनेक पाश्चात्य और यूरोपियन देशों में इस विचारधारा के आधार पर पूंजीवादी सरकारें अस्तित्व में आ गई। व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर इन सरकारों ने आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ लेजिज फेयर, लागू कर दी। माने जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। सरकारों की ऐसी नीति के परिणाम स्वरूप एक और तो जो पूंजीवादी प्रणाली थी वो शक्तिशाली रूप से विकसित हुई, और दूसरी ओर जो श्रमिक थे और जो जनसाधारण थे वो पूंजीपतियों के शोषण के शिकार हुए। वो पूरा दिन काम करते लेकिन पूंजीपतियों द्वारा उनको इतना भी वेतन नहीं दिया जाता था कि उनके जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, पूरी हो सकें। माने काम करने के बाद भी वो इतना वेतन नहीं पा रहे थे। ऐसी स्थिति में 19वीं शताब्दी के मध्य में मार्क्सवादी विचारधारा अस्तित्व में आई, और मार्क्स तथा एंजल ने यह अनुभव किया कि व्यक्ति के अधिकारों का सिद्धांत केवल पूंजीपतियों के लिए है और इस सिद्धांत के पास श्रमिकों और जनसाधारण को देने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सिद्धांत बुर्जुआ वर्ग यानी पूंजीपति वर्ग के हितों की ही पूर्ति करता है। व्यापार की स्वतंत्रता है, चाहे अनुबंध की स्वतंत्रता है, चाहे विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, मतदान करने की स्वतंत्रता, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारे जो अधिकार थे ये श्रमिकों के लिए, जनसाधारण के लिए उपयोगी नहीं थे, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार था। तो ये अधिकार भी केवल उस पूंजीपति वर्ग के लिए ही थे। मार्क्सवादी सिद्धांत का ये प्रमुख विचार था कि जिस वर्ग में, जिस समाज में वर्ग विभाजन माने आर्थिक आधार पर अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो होगी, जहां समाज दो भागों में बटा होगा, एक ऐसा जिसके पास सब कुछ है और एक ऐसा जिसके पास कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स कहता है कि वहां अधिकारों का महत्व और लाभ केवल उस वर्ग के लिए हो सकता है जिस वर्ग के पास सब कुछ है, या हम कह सकते हैं कि जिस वर्ग का उत्पादन और वितरण के साधनों पर अधिकार है। दूसरे वर्ग के लिए ये सारे के सारे जो अधिकार थे ये महत्वहीन थे, क्योंकि उनके लिए जो जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना ही जब संभव नहीं था, तो इन अधिकारों का उपभोग करना उनके लिए एक दूर का स्वप्न था। इसके अधिकारों का जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, इसकी अन्य विशेषताओं पर चर्चा हम कल करेंगे। धन्यवाद।